गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां अपने कर रहे हैं क्वांटम संख्याएं। क्या कर रहे हैं? क्वांटम संख्याएं। ये नया टॉपिक है और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। कंपटीशन में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अपने जो बेसिक कवर करने के लिए भी सबसे बढ़िया टॉपिक ये होता है। अब क्वांटम संख्याओं से क्या मतलब होता है? आपने एड्रेस सुना होगा, एड्रेस या पता, ठीक है। तो क्वांटम संख्या के एक एड्रेस ही होता है, ठीक है। क्या होता है? एक एड्रेस ही होता है, जिसे अपने बोलते हैं पता। मुझे किसी आदमी के बारे में पता लगाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे बच्चों? मुझे उसका पूरा एड्रेस पता होना चाहिए, नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, किस जगह पर रह रहा है, ये सब पता रहना चाहिए, कौन से शहर में रहना है। मान लो मुझे किसी एक व्यक्ति को ढूंढना है जिसका नाम है भरत, ठीक है। अब मुझे पता नहीं होगा कि वो कौन से राज्य में रह रहा है, कौन से स्टेट में रह रहा है, तो भरत तो बहुत सारे होंगे, है ना। उसी टाइप से क्वांटम संख्याएं क्या है? पता है, जो ये पता लगाता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रह रहा है, कौन से कोश में है, ऐसे, ठीक है। तो इसके बारे में अपने लिख लेते हैं। क्वांटम संख्याएं, क्वांटम संख्याएं परमाणु के आकार, आकृति, अभिविन्यास तथा चक्रण को बताती है। चक्रण को बताती है। क्लियर है बच्चों? ये चीज है। तो स्टार्ट करते हैं अपने एक सिंपल से उदाहरण से, ठीक है। जैसे मेरा ही उदाहरण दे देता हूं ताकि आपको आसानी से याद रहे भरत सर का पता। क्लियर? तो मैंने लिख दिया भरत, ठीक है। मैंने अपना एड्रेस लिख दिया यहां पर, वार्ड नंबर 23, ठीक है। वार्ड नंबर 23 जो वार्ड है, ठीक है। या थोड़ा आसान कर देते हैं इसको, मैंने लिख दिया हाउस नंबर 23। क्लियर? मंडोर, जोधपुर। क्लियर? ये मैंने इसके अंदर लिख दिया। क्लियर? और जोधपुर के आगे अपने राज्य लिख दिया, यहां पर मैंने राजस्थान। तो अपने सारे राजस्थानी हैं तो राजस्थान तो लिखेंगे। क्लियर? ये मेरा एड्रेस हो गया। तो भरत है, भरत के आगे सर तो लगाएंगे, सर है तो। ये चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, समान बना रहना चाहिए। क्लियर? अब क्वांटम संख्या क्या होती है? परमाणु के आकार, आकृति, अभिविन्यास के बारे में क्या अपने को बताती है। सबसे पहली क्वांटम संख्या क्या है अपने पास? वो है अपने पास मुख्य क्वांटम संख्या। कौन सी है बच्चों? मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और इसे दर्शाते हैं एन से, छोटे एन से। क्लियर? तो सबसे पहली लाइन कि मुझे ढूंढना है तो पहले कहाँ जाना पड़ेगा? राजस्थान में जाना पड़ेगा। भाई पता तो हो ना भरत सर कहाँ रहते हैं? राजस्थान में। और ऐसे आप कहीं चल जाओगे, भरत तो बहुत है, हर स्टेट में थोड़ी ढूंढते फिरोगे, कहीं पंजाब में, हरियाणा में, तो पता चल गया ना राजस्थान में, तो राजस्थान में ढूंढेंगे। तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या है? ये क्या बताती है अपने को? ये क्वांटम संख्या परमाणु के आकार को बताती है। आकार को बताती है, ठीक है। इसका मान हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। इसका मान हमेशा
एक पूर्ण संख्या होता है। जैसे n का मान हमेशा क्या होता है, 1 2 3 4 डैश 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 करते अनंत तक होता है। क्लियर। अब अपने पास मान लो अगर n का मान 1 है, यानी इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है, मैं कहूँ भाई भरत सर महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में ढूंढेंगे। क्लियर, साइज का पता चल जाएगा। अगर मैं कहूँ n का मान 2 है तो इलेक्ट्रॉन कौन से में है, दूसरी कक्षा में है। n का मान 3 है तो इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में है, तीसरी कक्षा में। n का मान 4 है तो इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में है, चौथी कक्षा में है। सिंपल। तो इस तरह से अपने n की सहायता से क्या बता सकते हैं, परमाणु का आकार बता सकते हैं। अगर n का मान 1 है, परमाणु का आकार छोटा, n का मान 4 है तो परमाणु का आकार बड़ा है। क्लियर। ये हमेशा क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, 1 2 3 4। जीरो नहीं होता। अगर जीरो हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ रखेंगे, जेब में। जेब में तो रख नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन रखने के लिए क्या होनी चाहिए, कक्षा होनी चाहिए ना। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अपने चलते हैं कि क्या पता चलता है अपने को मुख्य क्वांटम संख्या की सहायता से। क्लियर। आपको पता है n का मान 1 है तो पहले जो कोश को अपने क्या बोलते हैं, k, दूसरे को क्या बोलते हैं l, तीसरे को क्या बोलते हैं m, चौथे को n, o, p, ऐसे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखना कि मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु के आकार को बताती है, इसे n से दर्शाते हैं। क्लियर। n का मान हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है, 1 2 3 4 आगे डैश डैश करते अनंत तक। कभी भी शून्य नहीं होता, क्योंकि शून्य हो जाएगा तो कोई कक्षा नहीं रहेगी इलेक्ट्रॉन रखने के लिए। क्लियर है बच्चों। ठीक है। तो ये मुख्य क्वांटम संख्या, इसकी सहायता से अपने आकार का पता लगाया। यानी अब आपको क्या पता चल गया, भरत सर का भाई कौन से जिले में रह रहे हैं, कौन से राज्य में रह रहे हैं। अब पता लगाना है भाई राजस्थान में तो जिले कितने हैं, 33 जिले हैं। तो मैं सभी जिलों में जाके थोड़ी ढूंढूंगा, वहाँ भी बहुत सारे भरत हैं। तो फिर क्या करेंगे, फिर मैं जाके पता लगाऊंगा कि भरत सर कौन से जिले में रह रहे हैं। क्लियर। अब एक उससे करने से पहले एक बात और लिख लेते हैं कि वो ये है कि एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन टू एन स्क्वायर सूत्र से निकाले जाते हैं। 2n स्क्वायर सूत्र से निकाले जाते हैं। भाई मैं कह दूं पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो n का मान 1 रखो और फॉर्मूले में यह है 2n स्क्वायर, तो फॉर्मूले में 2 गुणा 1 की स्क्वायर, कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। मुझसे पूछ लिया दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, n बराबर 2, 2n स्क्वायर में वैल्यू रखेंगे 2, n का मान 2 गुणा 2 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर 4 और कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं दूसरी कक्षा में। याद रह जाएंगे। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कक्षा में बताओ फिर n बराबर 3 यानी 2n स्क्वायर। आगे अपने पास 2 गुणा 3 की स्क्वायर, कितने आगे, 18 इलेक्ट्रॉन। किसमें, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन आगे। उसी टाइप से चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, n इक्वल टू 4, 2n स्क्वायर आ गया 2 गुणा 4 की स्क्वायर, तो ये हो गया अपने पास 32 इलेक्ट्रॉन। तो फोर्थ कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन, ये आपको याद रखना है। एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन किस सूत्र से निकाले जाते हैं, 2n स्क्वायर सूत्र से। याद रह गया। अब चलते हैं अपने पास दूसरी क्वांटम संख्या। ठीक है, दूसरी क्वांटम संख्या अपने पास है जिसे बोलते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या, एड्रेस ही तो है, अपने को पता लगाना है। अब भरत सर का राज्य पता चल गया, भरत सर कौन से जिले में रह रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की कक्षा तो पता चल गई। अब इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में रह रहा है, क्लियर। तो लिख देते हैं, इस क्वांटम संख्या की सहायता से, संख्या की सहायता से
की आकृति का पता चलता है। कक्षक की जगह उपकोष भी लिख सकते हैं, कौन से उपकोष में, तो उसकी भी आकृति का पता चलता है। ठीक है, तो n, और इसे किससे दर्शाते हैं, इसे छोटे l से दर्शाया जाता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, इसे l से दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। क्लियर। l का मान n पर निर्भर करता है, क्लियर। और l का मान क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, l का मान, अगर s ऑर्बिटल है, s कक्षक है तो 0, p है तो 1, d है तो 2, f है तो 3, ये अपने पास l की वैल्यू। क्लियर। तो l का मान n पर निर्भर करता है, यानी आपको कक्षा पता चल गई, राजस्थान पता चल गया, तो मैं राजस्थान के जिलों में जाके ढूंढूंगा ना, तो मुझे आपको पता लगाना है बरसत तो जोधपुर में रहते हैं, पता चल गया तो आप जोधपुर में ढूंढोगे, गंगानगर में थोड़ी ढूंढोगे। तो ठीक है, तो l का मान क्या होता है, n-1 तक होता है, याद रखना। कहां तक होता है, तक का मतलब क्या होता है बताओ। तक मैंने कहा 5 तक, तो 5 तक गिनोगे आप, क्या करो, 1 2 3 4 5, ये होता है। 2 तक, 1 2, क्लियर। पर यहां पर 0 भी है, तो यहां 0 1 2, क्लियर। तो अपने पास पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। तो अपने n बराबर 1 के लिए निकाल लेते हैं, n बराबर 1 के लिए, क्लियर। n बराबर 1 के लिए l का मान क्या आएगा, तो l आएगा अपने पास n का मान 1 -1 तक, कितना आ जाएगा अपने पास, 0 तक क्या होता है, 0 ही होता है। यानी n बराबर, यानी पहली कक्षा में सिर्फ क्या होता है, s ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2, तो s में इलेक्ट्रॉन भी कितने आएंगे, 2, क्लियर। अब पहली कक्षा के लिए अपने पास l का मान 0 आता है, और 0 तक 0 ही होता है, इसलिए 0 का मतलब क्या होता है, s ऑर्बिटल। s में आपको बताया था कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, क्लियर। हाँ, अब n का मान 2 रखेंगे, n का मान 2, तो l का मान क्या हो जाएगा, n-1 तक, l 2 -1 तक, ठीक है। तो 2 -1 तक कितना, 1 आया, यानी 0 और 1 ये आ गया, ठीक है। तो दूसरी कक्षा में अपने पास आपको बताया था इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। 0 के लिए s आता है, और 1 के लिए क्या आता है, p आता है, ठीक है। s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6, टोटल कितने, 8। तो ये देखो, समझ गए बात। हाँ, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तीसरी कक्षा में चलते हैं, n बराबर 3, तो l का मान कितना आएगा, n-1 तक, तो l में अपने पास 3 -1 तक, तो l का मान आ गया अपने पास 2, 0 1 2, तो अपने पास 3 में कौन सा होता है, s होता है, p होता है और d होता है। उसी टाइप से अपने n का मान 4 रख लेते हैं, n-1 तक l का मान, 4 -1 तक, 0 1 2 3, s p d f, क्लियर है। देखो बच्चों, बहुत आसान है, आपको बस पता लगाना है कि एड्रेस कौन सा है। एड्रेस में अपने अभी जोधपुर तक पहुंचे हैं, ठीक है। तो जोधपुर में अपने पास देखो, राजस्थान में कितने जिले हैं, एस है, पी है, डी है, इसी तरह से इसमें भी देखो तीसरी कक्षा में क्या, एस पी डी है, क्लियर है। एक बात अपने को नोट में ये लिखना है कि n तथा l का मान कभी बराबर नहीं होता, बराबर नहीं होता है। क्यों,
अब मान लो मैंने यहाँ पर 2 है, तो दूसरी कक्षा में s है, p है, तो इसका नाम होगा 2s 2p। ये यहाँ पर तीसरे कक्षा की बात हो रही है, तीसरी की, तो ये 3s 3p 3d। अब आप कहोगे यहाँ सर 2d क्यों नहीं हुआ, तो बात आती है 2d क्यों नहीं हुआ, तो अपने सोल्व कर लेते हैं। n का मान आगे है तो n बराबर 2, d के लिए l का मान कितना होता है आपको बताया हुआ है, d के लिए l का मान 2 होता है। क्लियर? तो d के लिए l का मान कितना आ गया 2, तो n और l का मान दोनों बराबर आ गए, तो क्या होगा 2 में से 2 गए 0, ऊर्जा हो जाएगी 0। यानी n और l का मान होने पर ऊर्जा 0 हो जाती है और ऐसा संभव नहीं है। क्लियर? तो याद रखना n और l का मान कभी समान नहीं होता। अब अपने को पता चल गया भाई जिला कौन सा, अपने जिले में ढूंढेंगे। अब कुछ एक उसके एग्जाम्पल कर लेते हैं, और एग्जाम्पल आपको सोल्व कब होंगे, जब आपको पता होगा n और l का मान कभी बराबर नहीं होता। क्लियर? कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल आप पहले ये n का मान और ये l का मान, n का मान 1 है, ये 0, यहाँ हो गया 1, ये कक्षा बताता है 0 मतलब s, इलेक्ट्रॉन 1s में है। अब मैंने कह दिया n का मान 1, l का मान 1, n और l के मान बराबर हो गए, यानी ये गलत दिया हुआ है। क्लियर बच्चों? अब मैंने कह दिया n का मान 2 है और 2 में मैंने इलेक्ट्रॉन रख दिया 1 में, यानी 2 1 आता है p, यानी इलेक्ट्रॉन किस में 2p में। समझ रहे हो बात? क्योंकि 2 में अपने पास कितने थे, 2 में अपने पास 2 ऑर्बिटल थे, 2s 2p, तो इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है 2p के अंदर है। भाई अपने पास 2 जिले हैं मान लो, तो 2 जिलों में से किस में है, गंगानगर या जोधपुर में, तो अपने किस में ढूंढेंगे, जिसमें पता होगा जोधपुर में। ठीक है? अब देखो और एग्जांपल करते हैं। 2, तो कक्षा कौन सी 2, 0 के लिए s, इलेक्ट्रॉन 2s में, सही। अब मैंने कह दिया इलेक्ट्रॉन 2 में दूसरी कक्षा में और l का मान 2, तो बताओ संभव है क्या? नहीं, गलत है। क्लियर? इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल आपके लिए देखो, ये अपने पास है n का मान l का मान, आपको बताना सही है गलत। 3 1 3 2 4 4 3 0 3 3। अब बताओ ये सही है, कौन सा है 3p, गुड। 3d सही है, 4 4 गलत, 3 0 3s सही है, 3 3 बराबर गलत हो गया। यानी इस n और l का मान कभी भी समान नहीं हो सकता बच्चों, ये चीज़ों का पता होना चाहिए। तो अब आपको मेरा जिला पता चल गया जोधपुर, तो आप जोधपुर में जाके ढूंढोगे, फिर जोधपुर में जाओगे तो जोधपुर में आगे क्या मंडौर था, मंडौर से आगे घर का नंबर आ गया। क्लियर? अब इसके अंदर एक लाइन और लिख लेते हैं अपने, ठीक है, एक लाइन और लिख लेते हैं, वो है कि किसी उपकोष में अधिकतम कक्षक 12 + 1 सूत्र से निकालते हैं, सूत्र से निकालते हैं। तो अपने कहते हैं ना कि भाई सर s में आप कहते हो 1 होता है, तो कैसे निकाले आपने? ठीक है, तो s के लिए l का मान कितना होता है 0, आपको बताया था। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं l का मान, s के लिए क्या है 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो देख लेते हैं, 2l + 1, 2 गुणा s का मान 0 + 1 कितना आया, जो 0 रह जाएगा 1, यानी s ऑर्बिटल में सिर्फ एक कक्षक होता है और s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्लियर? यस हो गया। अब बात करते हैं p की, p में क्या होता है 1, टोटल कक्षक कितने होंगे 2l + 1, l का मान 1, 2 गुणा 1 + 1, टोटल कितने हो गए 3, यानी p में कितने होते हैं 3 होते हैं और इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। d में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं
डी के लिए एल का मान 2 होता है, क्लियर। और फॉर्मूला क्या है, 2l प्लस 1, 2 गुणा 2 प्लस 1, ये आ गया 5। यानी डी में कितने होते हैं, 5 कक्षक होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक में 2 तो 5 में 10 इलेक्ट्रॉन। अब आपको एफ में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। एफ उपकोश में कक्षकों की संख्या, आपको निकालनी है। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो अभी तक आपने क्या किया कि आपने ब्रसर का एड्रेस काफी हद तक ढूंढ लिया है, क्लियर। अब अपने करेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या, तीसरी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये क्वांटम संख्या इसे छोटे m से दर्शाते हैं, ठीक है। ये क्वांटम संख्या बताती है कि इलेक्ट्रॉनों का अभिविन्यास क्या है। ये क्वांटम संख्या हमें बताती है इलेक्ट्रॉनों का अभिविन्यास क्या है। इस क्वांटम संख्या से, इस क्वांटम संख्या से इलेक्ट्रॉनों का अभिविन्यास पता चलता है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है, आराम से कर लेंगे। यानी अब भरत सर का आपको जोधपुर में पता चल गया। अब जोधपुर में बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं, कौन सी कॉलोनी में है, ठीक है। तो मैं किस में हूँ, मंडौर में हूँ, तो आप कहाँ ढूंढोगे, मंडौर में ढूंढोगे ना कि आप पावटा में ढूंढोगे, क्लियर। तो अलग अलग कॉलोनियाँ बटी हो रहती है जैसे, ठीक है। तो उन कॉलोनियों में छाड़ना होता है। तो उसी टाइप से क्या होता है कि मैंने पहले तो परमाणु का पता लगा लिया कि कौन सी कक्षा में, पहली में, दूसरी में, तीसरी में पता लगा लिया मैंने, एस में है, पी में है, डी में है, एफ में। एस पी डी एफ में देखो अलग अलग, ये देखो एक एस में 1 है, पी में 3 है, डी में 5 है। तो इनमें क्या होता है, अलग अलग होते हैं, ठीक है। डी में इसमें है, इसमें किस में है, पी में इसमें किस में है। भाई कॉलोनी में बहुत सारे घर हैं, 100 घर हैं, तो 100 में से किस में घर में है, 5 में, 6 में, पता होना चाहिए ना। तो मैं सिर्फ वहां जाके ढूंढूंगा, क्लियर। तो इसे बोलते हैं अभिविन्यास का पता लगाना, ठीक है। और जो m का मान होता है, m का मान l पर निर्भर करता है। m का मान किस पर निर्भर करता है, l पर निर्भर करता है। m का मान l पर निर्भर करता है। अगर आपको m का मान पता है तो l का मान पता चल जाएगा। और m का मान क्या होता है, -l से +l तक, ठीक है। मान लो आपको l का मान दे रखा है 2, तो क्या हो जाएगा, -2 से +2 तक, -2, -1, 0, +1, +2, तो 5 हो गए ना। देखो 1 2 3 4 5, और डी में कितने होते हैं, 5 ही होते हैं। l बराबर 2 यानी डी होता है ना, समझ गए बच्चों। तो देखो l का मान हमेशा किस पर निर्भर करता है, n पे, यानी पीछे वाली क्वांटम संख्या पर। m का मान निर्भर किस पे करेगा, पीछे वाली क्वांटम संख्या l पर। तो याद रखना m का मान l पर निर्भर करता है, और इसका मान कितना होता है, -l से +l तक। यानी मुझे अब पता लगाना है भाई भरत सर कौन से रूम में बैठे हैं, कौन सी हाउस नंबर में बैठे हैं, 23 नंबर में बैठे हैं, है ना, ठीक। अब देखो, तो अब मुझे पता लगाना है कि कौन से में बैठे हैं। तो देखते हैं, अगर l का मान है 0, इसका मतलब s उपकोश में, किसमें, s उपकोश में। s के लिए 0 का मान है, यानी l का मान, m का मान 0 होता है, प्लस का 0 माइनस का 0 1 ही होता है, यानी 1 में ही है, ठीक है। अगर l का मान 1 है तो किस में है, p उपकोश में, ठीक है। p उपकोश के कितने टाइप होते हैं, 3, px, py,
जेड, याद रखना है। तो मान कितने हो जाएंगे एल के, सॉरी एम के हो जाएंगे -1, 0, +1। तो इसका नाम -1, 0, +1, आसानी से याद रह जाएंगे। उसी टाइप से नेक्स्ट डी में एल का मान 2, ये अपने पास, ठीक है, इसका नाम है dxy, dyz, ठीक है, dzx, dx² y² और dz²। इसका मान होता है -2 से +2 तक, ठीक है। तो -1 माइनस, ठीक है, -2 -1 0 +1 +2, ठीक है, आसान है। एक क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद आप अपने आप करना है इसे, ठीक है। क्वेश्चन ये है अपने पास, n का मान दिया हुआ है, l का मान दिया हुआ है और m का मान दिया हुआ है। क्लियर? मैंने n का मान दे रखा है 3, l का मान दे रखा है मैंने 2 और m का मान दे दिया मैंने आपको -2। अब आपको पता चल गया इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में 3 का 3 आ गया। L है यानी किस में है, 3D में है, L का मान D आता है 2 के लिए, और -2 किसके लिए आता है, dxy, यानी इलेक्ट्रॉन किस में, 3dxy में है। आसानी से निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ये n l m, याद रखना है कि n और l का मान, l का मान कभी m से ज़्यादा नहीं होता, l का मान कभी m से ज़्यादा नहीं होता, l का मान कभी m का मान कभी l से ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास 2 1 +1, देखो दूसरे में है 1 के लिए आता है p, +1 के लिए देखो क्या आता है, p में अगर +1 हो तो किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा, p y में जाएगा। क्लियर? इस तरह से करना है। कुछ एक क्वेश्चन आपके लिए हैं, देखते हैं कौन करता है। तो देखो 2 2 बराबर हो गया n और l का मान, तो ये गलत है। 3 1p +1 यानी y में आ चुका है 3, और यहाँ पर अपने को लिखना है 2 लिख देते हैं, ठीक है, और 0। 3 में है, d में है, 0 मतलब किस में आता है, z²। बहुत आसान है। तो आपने बर्सर के रूम का पता लगा लिया है, तो अब क्या करोगे, अब पता लगाओगे बर्सर कौन से रूम में, कमरे का पता चल गया ना, कौन से रूम में सो रहे हैं, तो वो पता चलेगा किससे, चक्रण क्वांटम संख्या से। वो है चक्रण क्वांटम संख्या से, चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे दर्शाते हैं स्मॉल s से। किससे दर्शाते हैं, छोटे m से। देखो ये घड़ी है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 2 टाइप से घूम सकता है, ठीक है। घड़ी की दिशा में, जिसे बोलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है, दक्षिणावर्त, वामावर्त, इसे +12 से दर्शाते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमे ऐसे, तो इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज वाइज, इसे बोलते हैं वामावर्त, इसे बोलते हैं -12।
इसके दो ही मान फिक्स होते हैं, क्लियर, क्योंकि एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, या तो वो प्लस हाफ होता है या माइनस हाफ, या इसे माइनस हाफ कर दो या इसे माइनस हाफ कर दो, दोनों में से एक माइनस होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन के चक्रण का पता चलता है। इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन के चक्रण का पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किस दिशा में चक्रण कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, इससे पता चलता है। ठीक है, कोई ज़्यादा माथापच्ची वाली बात नहीं है और इसे अपने आसानी से कर चुके हैं। यानी बर्सर का आपको पता लगा लिया कि बर्सर कैसे सो रहे हैं, उल्टे सो रहे हैं, सीधे सो रहे हैं, वो किससे पता चलेगा अपने को, चक्रण क्वांटम संख्या से। तो आप देखो अपने ये एड्रेस ही तो था इलेक्ट्रॉन का। भाई पहले क्या कर रहा था ये कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा, पहली में, दूसरी में, फिर पता लगा कौन से उपकोष में, एस में, पी में, डी में, फिर पता लगा कि एस पी डी में, डी एफ में भी बहुत सारे होते हैं, कौन से में, डी एक्स वाई वाई जेड किस में है, पी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स किस में है। ठीक है, और उसके बाद में उसका चक्रण कैसा है, उल्टा है, सीधा है, प्लस हाफ है या माइनस हाफ। क्लियर बच्चों, तो ये अपने पास क्वांटम संख्या आज की खत्म हो चुकी है और बहुत ही आसान है क्वांटम संख्या पढ़ना। अब आप एक बार में पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगी। इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू और लगातार पढ़ते रहिए। बाय।